वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 2 ऑन द इंडियन एविडेंस एक्ट। हमने एक रेगुलर कोर्स स्टार्ट किया इंडियन एविडेंस एक्ट का। लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी, जहां हमने बेसिक्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को समझा था और हम कैसे इसको पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट डिले वी विल स्टार्ट। टिल नाउ वी हैव कवर्ड दैट इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. We will write it as IEA, Indian Evidence Act, in the short form in the further course of action. So Indian Evidence Act, it is having total 167 sections and 11 chapters. The complete law is divided into total 3 parts, which we have discussed earlier. Now Indian Evidence Act by nature is a procedural law, but is it fully procedural? No. It is having a substantive part. The substantive part is chapter number 8 from section 115 to 117, doctrine of estoppel. यहाँ तक आप सबने पहले कवर कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपका जो डेट्स है, किस चीज़ का, एक डेट ऑफ आपका इनेक्टमेंट होता है और एक डेट ऑफ आपका इन्फोर्समेंट होता है। तो ये दो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। जो इनेक्टमेंट की डेट है ये आपकी 15 मार्च 1872। इट मीन्स कि ये जो है इसको गवर्नर जनरल का एसेंट मिला था, वो गवर्नर जनरल जिस दिन साइन किए थे। आज भी क्या होता है, जो पार्लियामेंट में कोई बिल प्रोड्यूस होता है तो दैट बिल कन्वर्ट इनटू द एक्ट आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द गिवन एसेंट बाय द प्रेसिडेंट। इट इज द इनेक्टमेंट ऑफ एक्ट, and enforcement is that from which date that particular act came into the force. So Indian Evidence Act came into the force on 1st September 1872. Drafted by whom? Sir James Fitzstephen. इसके साथ में सर लगाना वैसे जरूरी नहीं है। जेम्स फिट्जस्टीफन याद रखिए, ब्रिटिशर्स था, वो सबके अपने फंडे हो सकते हैं। अब ये जेम्स फिट्जस्टीफन कैसे हुए? देखो, हमने कल हिस्ट्री की थोड़ी सी बात की थी, उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बिफोर 1872 हमारा कहना है कि भाई यहाँ पे कोई भी एविडेंस एक्ट नहीं था, नो एविडेंस एक्ट, ऐसा नहीं है। 1855 में जब आपकी जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे वहाँ पे जो जजेस बैठते थे वो थे आपके सारे ये ब्रिटिशर्स, बट जो मुफ्सल कोर्ट होती थी वहाँ पे इंडियन भी बैठते थे और कुछ एक ब्रिटिशर्स भी बैठते थे। तो तब तकरीबन ब्रिटेन के अंदर भी कोई ऐसा लॉ नहीं था जो कि फिक्स एविडेंस एक्ट का एक लॉ हो। सो 1855 में पहली बार इसका डिस्कशन हुआ और मिस्टर हेनरी माने जो है एक जूरिस्ट हुए हैं और ये लॉ मेंबर थे गवर्नर जनरल काउंसिल के। तो मिस्टर हेनरी मैने ने क्या किया कि जितने उस टाइम के आपके प्रेसिडेंसी के जजेस थे, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, 3 प्रेसिडेंसी थी हमारे इंडिया में, तो इन तीनों प्रेसिडेंसी में जो जजेस बैठते थे इनकी रिपोर्ट्स के आधार पे और बहुत सारे आर्टिकल्स के आधार पे इन लोगों ने क्या किया, एक बिल प्रोड्यूस किया गवर्नर जनरल काउंसिल के सामने, बट उसको एसेंट नहीं मिल पाया। फिर इनके जो बाद में आते हैं, इनके सक्सेसर कौन आए, मिस्टर जेम्स फिट्जस्टीफन, उसको लॉ मेंबर बने गवर्नर जनरल काउंसिल के, और फिर उन्होंने एक बिल प्रोड्यूस किया, उसको थोड़ा सा रिफाइन करके, एंड दैट इज आवर टुडेज इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। दिस इज एक्ट नंबर 1। एक्ट नंबर आपको पता है नहीं, उस साल में पारित होने वाला ये पहला कानून था। इसको कॉन्ट्रैक्ट के साथ याद कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की और इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है 1 सितंबर 1872 दोनों की एक साथ है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी 1872 में ही आया था। अब ये तो यहाँ तक तो होगी एक बात कि भाई इंडियन एविडेंस एक्ट इंडिया में कैसे बना। इससे पहले जो है जनरली इंडिया के अंदर मुस्लिम लॉ फॉलो होता था, क्योंकि मुस्लिम रूलर्स थे यहाँ पे, तो जो ज़्यादातर रूट्स थे एविडेंस एक्ट के वो मुस्लिम से थे। मुस्लिम कहाँ से गवर्न होते, कुरान से। लेकिन क्या हिंदू कल्चर के अंदर भी इसके रूट्स हैं? बिल्कुल है। हमारी जो स्मृति है मनुस्मृति में इसके रूट्स मिलते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट मिलते हैं वो मिलते हैं आपके याजनावल के स्मृति एक आई जिसमें कि इसके रूट्स मिलते हैं आपको। तब इनको साक्ष्य बोलते थे, ठीक है, लिखित साक्ष्य या अभिलेख, तो इस तरह का जिक्र आपको याजनावल के स्मृति में भी मिलता है। तो अगर देखा जाए तो इसके मैक्सिमम रूट्स जो आज के एविडेंस एक्ट के सारे कहाँ से आए हैं,
हमारे स्मृति से और हमारे शास्त्रों से आए हैं। बट एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा, इन पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल डिबेट के इश्यूज होते हैं। हिस्ट्री कवर होने के बाद वी विल स्टार्ट इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 फ्रॉम स्टार्टिंग इटसेल्फ। भाई इसको टोटल हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 को हमने दिया एक नाम रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। पार्ट 2 को हमने नाम दिया प्रूफ, और पार्ट 3 को दिया इफेक्ट्स ऑफ दैट प्रूफ। मैं थोड़ा सा आपको इजी करके बता रहा हूं, जो बुक में लिखा वो नहीं बता रहा हूं, बट यही चीजें हैं, इफेक्ट ऑफ प्रूफ। अब हुआ क्या कि सबसे पहले आपको चीज को रिलेवेंट बनाना है, तो इसमें 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। अब चैप्टर 1 यहां पे बताता है आपको जनरल एक इंट्रोडक्शन, सेक्शन 1 से लेके 4 तक। चैप्टर 2 बताता है आपको रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट, सेम नाम है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द रिलेवेंसी ऑफ एविडेंस। सो सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक की रिलेवेंसी बताता है। अब बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ मीन्स अर्लियर वी हैव आल्सो डिस्कस दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ एविडेंसेस, वन इज द ओरल, वन इज डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। ओरल मीन्स जो बोल के बता रहा है, डॉक्यूमेंट्री जो चीज कोई थिंग या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इसके बारे में बात करता है। लेकिन क्या हमें हर चीज प्रूव करनी जरूरी है? नहीं। तो जो चैप्टर 3 है आपका, वो आपको बात करता है 56 से लेकर के 58 तक। फैक्ट्स विच नीड नॉट टू प्रूव, जो ऑलरेडी प्रूव्ड है उसको प्रूव नहीं करना है। फिर ओरल एविडेंस 59 से 60, 2 ही सेक्शन है। चैप्टर 5 आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 61 से 90A, एंड चैप्टर 7 आपका चैप्टर 6 आपका बात करता है एम्बिग्यूटी की, एक्सक्लूजन ऑफ द ओरल एविडेंस फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 91 से 100 तक। और पार्ट 3 में आ जाते हैं आपके चैप्टर 7, 8, 9, 10 और 11। यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में पढ़ेंगे, विटनेसेस के बारे में पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, पावर ऑफ कोर्ट और रीट्रायल हो सकता है कि नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये तो एक सिर्फ स्ट्रक्चर होगी जो आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले मैंने एक चीज आपको कही थी कि पूरा एविडेंस एक्ट जो गोल्डन प्रिंसिपल्स पे है। वो टोटल कितने गोल्डन प्रिंसिपल है? 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं आपके, जिनके ऊपर ये बेस्ड है। सबसे पहला क्या है? बेस्ट एविडेंस, बेस्ट एविडेंस रूल। दूसरा आपका है भाई नो हेयरसे एविडेंस, सुनी सुनाई बात को आपको नहीं मानना है। एंड थर्ड है कि द एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू फैक्टिंग इशू, भाई जो मुद्दा है उसी से रिलीवेंट होना चाहिए, यानी कि यह आपको रिलीवेंटी की बात कर, रिलीवेंसी की बात कर रहा है। इट मीन्स आपका सबसे पहली बात क्या है कि भैया रिलीवेंट होगा, और जो एविडेंस होगा वो बेस्ट होगा, और कहीं सुना सही सुन आपसे किसी दूसरे की सुनी बात नहीं सुनी जाएगी। इन्हीं 3 पे बेस्ड है। अब इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। अब मैं सबसे पहले रूल को लेता हूं, हमारा रूल 1 जो बात करता है बेस्ट एविडेंस रूल। अब सबसे पहला एक एमसीक्यू यहां नोट कर लीजिए, मैं एमसीक्यू आपको नोट करा रहा हूं साथ साथ, कि क्या कहीं पर इंडियन एविडेंस एक्ट में बेस्ट एविडेंस रूल दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। सेक्शन 60 में रूट्स मिलते हैं, बट वो बेस्ट एविडेंस रूल नहीं है अपने आप में। सेक्शन 91 इज द बेस्ट एविडेंस रूल। बेस्ट एविडेंस रूल क्या है कि कभी भी डॉक्यूमेंट्री देना तो उसमें ओरल एक्सक्लूड हो जाएगा। इसको हम 91 पे आएंगे तो बात करेंगे। इसको ऑलवेज इट रीड विद द 92 में इसकी एक्सेप्शंस दे रखी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोनों 91 और 92। अब एक चीज बताइए मुझे कि बेस्ट एविडेंस रूल मींस एविडेंस प्रोड्यूस करने का सबसे बेस्ट रूल क्या होगा। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस्ट एविडेंस रूल एंड बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस, बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस, क्या इन दो चीजों में कोई फर्क है? भाई इसके अंदर और इसके अंदर कोई डिफरेंस है दोनों में? What difference should be there? There is a difference. This is the rule given in the Indian Evidence Act to produce the evidence
दैट बेस्ट एविडेंस शुड बी गिवन। बट बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस को समझने के लिए आपको दो टर्म्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहला आता है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, और एक दूसरी टर्म आती है मार्शलिंग ऑफ एविडेंस। इन दो चीजों में आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस? एप्रिशिएट करना, आप किसी के घर जाते हैं, चाय कॉफी पीते हैं तो आप बड़ा एप्रिशिएट करते हैं कि भाई बहुत बढ़िया कॉफी बनी थी, तो क्या जज आपको एप्रिशिएट करे? नहीं। एप्रिसिएशन मीन्स द एविडेंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वन पार्टी, इट इज चेक्ड बाय द जज और द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट, एंड आफ्टर चेकिंग he will come at a conclusion that this should be admissible or not, this is relevant or not, it will be decided by him. So this is process is known as appreciation of the evidence. Suppose he appreciate evidences like 1 2 3 4, ठीक है, आपने 4 एविडेंस दे दिए, अप्रिशिएट कर लिए जज साहब ने। नाउ ही हैज टू अरेंज दीज एविडेंसेस इन ए क्रॉनिकल मैनर, कि भाई जजमेंट देने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज टू अरेंज द एविडेंस इन ए क्रॉनिकल मैनर इज नोन एज मार्शलिंग ऑफ द एविडेंस। नाउ क्यों चाहिए सारी चीजें? टू गिव अ जजमेंट। In our first rule itself, there we find the object of the evidence act. Now a question came that what is the object of evidence? पहले सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। सीधा डायरेक्ट में जंप करेंगे तो चीज़ें समझ में उतनी नहीं आएंगी जितनी अच्छे तरीके से हम इस तरह चीज़ों को समझ लेंगे। अब ऑब्जेक्ट ऑफ एविडेंस मीन्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कहीं भी मान लीजिए 2 पार्टीज हैं, एक क्या हो सकता है, प्लेंटिफ हो सकता है, दूसरा डिफेंडेंट होगा। इस प्लेंटिफ का इस डिपेंडेंट के द्वारा क्या हुआ होगा, कोई ना कोई इसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, एंड दिस इज नोन एज अ सिविल मैटर। इन सेकेंड थिंग व्हाट वी हैव, देयर इज 2 पार्टीज अगेन, वन इज नोन एज विक्टिम एंड अनदर इज नोन एज एक्यूज्ड। एक आपका विक्टिम है, दूसरा एक्यूज्ड है, और यहां पे जो है आपका क्या होगा, आप सोसाइटी अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ है, सो इट इज अ ऑफेंस डन बाय दिस एक्यूज्ड अगेंस्ट दिस विक्टिम। हु विल डिफेंड? स्टेट विल डिफेंड, ये हमने सीआरपीसी में देखा था। सो दिस इज अ क्रिमिनल मैटर। नाउ व्हाट हैपेंड इन सिविल मैटर और इन द क्रिमिनल मैटर, द पार्टी हु इज फ्रॉम एट दिस साइड, this is the prosecution, and what they will do, they will produce the evidence to support their claim. This plaintiff made some allegation over this defendant, and for the justice he has to prove his allegation with support of some evidence. If he is not giving the best evidence, then how he can get a term justice? He cannot get justice. So to get the justice, the plaintiff has to give the best evidence. Now the same thing applies on the defendant. He also want to rebut the allegations of the plaintiff, but if he is not producing the best evidence to rebut that particular allegation, he will also defeat and he will also lose the justice. So to give a proper judgment, we need the best evidence. It means for a fair trial. फेयर ट्रायल मैंने क्यों बोला, क्योंकि फेयर ट्रायल का जो पर्पज होता है वो क्या होता है, जस्टिस इन टाइम। एंड हाउ इट कैन बी गिवन, इट कैन बी गिवन ओनली बाय प्रेजेंटिंग द बेस्ट एविडेंस। इट विल इजी फॉर द कोर्ट टू गिव द बेस्ट justice, best judgment on the basis of the best evidences. So this is the importance of the first rule, best evidence rule, and the same things are applicable to the victim and the accused also. To make accused convict,
the victim or the prosecution has to prove beyond reasonable doubt. This is the burden of proof. We have discussed it earlier in the CRPC. So here accused also want acquittal, so he has also proved himself innocent, then he need to produce the best evidence. So this is the best evidence. Now one more thing, the term fair trial, this is the actual object of the Indian Evidence Act. In 2004, Zaira Hidatullah Khan versus State of Gujarat. In this case, Supreme Court has given the object of the Indian Evidence Act that fair trial is the process to get the best judgment or the justice. So what is happening now, if Mr. A, let it be, he may be plaintiff or victim against Mr. B, he may be defendant or the accused, he is producing best evidence. Okay, along with this he needs some more rule. And what are those rules? That so suppose there is a matter of the land, civil matter, and he is producing the evidence related to his marriage, his kids, his family background, there is no relevancy. So the court don't have that much time. It will become a kiosk for the court to take out the chaff from the grains. It's a very typical procedure. So if the party is producing the evidences which are not relevant, the court will never come to the conclusion. It will create a confusion. So this is the second rule, that only the relevant evidence should be given. And for this purpose only, the relevancy chapter is given from 5 to 55, chapter 2 of Indian Evidence Act, that the evidence can be relevant only between these sections. In earlier rule 1 we have discussed between two things. We have discussed best rule of evidence and best evidence rule, BRE and BER. Best rule of evidence means it is a rule which governs the judge, to decide that this evidence is best or not, relevant or not, admissible or not. As per the many jurists, there is a statement that judge must get the 100% discretionary power regarding this decision of the evidences. But in our Indian Evidence Act, it is not like so. The section 5 itself bound the judge, and there is a judicial restriction on the judge that he cannot decide the relevancy beyond these sections. Section 6 to 55 is bound by the section 5, that the relevancy only can be lies between these two terms, section 6 to 55. So there is a judicial restriction, but in section 165 the judge can ask you any question. There is a judicial discretion. So we can say that best rule of evidence is the mixture of the judicial discretion and judicial restriction as per the scope of the Indian Evidence Act. And we have discussed already best evidence rule, that best evidence should be given. If you are producing a document, then documentary evidence should be given, primary evidence should be given. Till that time you are not fulfilling the section 65. Here itself, this section 65, it decides that when a party can produce the secondary evidence. सेकेंडरी मीन्स कि आपके पास प्राइमरी ओरिजिनल नहीं है भाई, उसकी कॉपी दे सकते हैं, उसकी कोई दूसरी चीज दे सकते हैं आपको, बट कब दे सकते हो? व्हेन यू फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 65. टोटल 5 कंडीशंस आर देयर. कैन जज अलाउ समवन टू प्रोड्यूस द सेकेंडरी एविडेंस बियॉन्ड द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 65? नो. अगेन वी विल फाइंड अ जुडिशियल रिस्ट्रिक्शन ओवर द जज. द हैंड ऑफ द जज इज बाउंड बाय द सेक्शन 65. Hence, Indian Evidence Act is never allowed judge to use his full discretion and never bound him fully.
So it is a golden mixture. Now the rule number 3. The rule 3 said that no hearsay evidence. भाई सुनी सुनाई बात नहीं मानेंगे हम। एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ ये चीज कि भैया ए ने कहा कि मुझे बी ने बताया था कि सी ने डी को मारा है। ए ने कहा कि बी ने मुझसे कहा था कि सी ने डी को मारा और मैंने देखा है। The section 60 of the Indian Evidence Act says itself that the person who is giving some statement, a testimony in the court, he has to seen by himself. जिसने अपने इंद्रियों से, अपने सेंस ऑफ ऑर्गन से उस चीज को महसूस किया है, सुना है, देखा है, भैया वही बताएगा। सुनी सुनाई बात हम नहीं मानेंगे। बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ जस्टिस देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। Section 6, it's exception. Section 32, it's exception. There are few exceptions. We will discuss it later on along with the act. But there are exceptions. But it is the golden principle of the evidence. Now, you have covered the golden principle. You have understood its nature. You have understood its history. You have understood its basic nature. Now we will go to our Indian Evidence Act 1872, chapter number 1, which is from section 1 to section 4. This will tell about the introductory part of the act. Before proceeding to this part, we will discuss little much about the evidence. एविडेंस कैसा हो सकता है? एविडेंस हो सकता है रियल एविडेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो सकता है आज के ज़माने में। भाई आपका सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस होते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकते हैं, आपके ओरल एविडेंस हो सकते हैं, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस हो सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ द एविडेंसेस, but our Indian Evidence Act recognize only two type of the evidence. One is the documentary and another is the oral. For example, the real evidence, a gun is recovered by the police, knife is recovered by the police, lathi is recovered by the police, the clothes with the blood stains, the newspaper with the blood stains, there may be so many physical things. Those are the real evidences. Photographs, there may be the photographs, those are the demonstrative evidences. And one more word you must note in your notebook, that the oral evidence, it is also known as ocular evidence. This term is also used by many Supreme Court judgments, that ocular evidence, it is the oral evidence. तो इसको याद रखना, जहाँ पे ocular मिल जाए, it means that is oral evidence, it talks about the witness. Understood? Now we will go to section 1. टेप रिकॉर्ड वाले एविडेंस, ये सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। डॉक्टर मलखानी के केस को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1 आपको क्या बताता है? शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट, ये बताता है हर किसी में। ये दो तरह की चीज़ें आपको ये बता रहा है। पहली चीज़ आपको बता रहा है टेरिटोरियल। टेरिटोरियल मतलब आपकी ज़मीन पे कहाँ तक लागू होता है। दूसरा आपको इसे बता रहा है कि सब्जेक्ट मैटर। दो तरह का है, जैसे हमने जुरिडिक्शन में पढ़ा था। टेरिटोरियल मीन्स इट इज नाउ एप्लीकेबल टू दी होल इंडिया, पूरे भारतवर्ष के ऊपर ये लागू होता है। एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन ओमिटेड बाय द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। J&K का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में, एक्ट नंबर 34/2019, उसमें एक सेक्शन 94 एंड 95 है, शेड्यूल 5 की टेबल 2 है, और वहां पे आप देखेंगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है अभी J&K में भी लागू होता है। और आपको बता दूं इससे पहले भी सेम एविडेंस एक्ट वहां लागू होता था, बट उसका नाम जो है सम्राट एविडेंस एक्ट था, बट द लाइन्स बाय लाइन दैट इज डिट्टो सेम विद दिस एविडेंस एक्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। Subject matter means it will apply on all the judicial proceedings. Judicial proceedings, ये सभी judicial proceedings पर लागू होता है। Before a court,
इसके आगे जो किसी कोर्ट में हो रही हो, ट्रिब्यूनल में नहीं, कोर्ट में। ऐसी जुडिशियल प्रोसीडिंग जो कोर्ट के सामने हो रही है, आप देखेंगे वर्ड यूज हुआ है इन और बिफोर कोर्ट। जब इसकी आप डेफिनेशन में जाएंगे सेक्शन 1 में, तो आप देखेंगे वहां लिखा है द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर कोर्ट इंक्लूडिंग ऑल द कोर्ट मार्शल्स एक्सेप्ट, एक वर्ड आ गया एक्सेप्ट, सभी कोर्ट मार्शल्स पर लागू होता है। ये अगर आपका सीआरपीएफ में कोई कोर्ट मार्शल हो रहा है, आपका बीएसएफ में कोई कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो वहां पे एविडेंस एक्ट लागू होता है। एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल्स जो किसमें होते हैं, आपकी डिफेंस फोर्सेज में। डिफेंस फोर्सेज जब आता है तो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, इनके जो डिसिप्लिन एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, नेवी एक्ट है, आपका आर्मी एक्ट है, इनके अंदर जो कोर्ट मार्शल्स होंगे वहां पे एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है जहां लागू नहीं होता है, दैट इज एफिडेविट्स। अब एफिडेविट्स क्या है? एफिडेविट्स आर जस्ट अ स्टेटमेंट गिवन बाय डिपोनेंट एंड इन द एफिडेविट itself we are writing that as per best of my knowledge, it's my knowledge not someone else। तो भाई मैं अपनी बात, मेरी बात को अच्छे से क्यों माना जाए? लेकिन ये आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसका रीजन क्या है कि भाई अगर जो आप देखें तो एफिडेविट क्या है, क्या ऑर्डर 19 सीपीसी इसका प्रोविजन नहीं देता एफिडेविट्स का? सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी क्या कहता है? प्लेंट के साथ में एफिडेविट लगेगा। आपका जो 294 से 298 तक सीआरपीसी ये क्या प्रोविजन देता है? एफिडेविट्स के प्रोविजन देता है। तो ऐसा नहीं कि एफिडेविट बिल्कुल नहीं माने जाते, कोर्ट ऑफ लॉ में एफिडेविट्स माने जाते हैं, पर एज पर एविडेंस एक्ट एफिडेविट पे लागू नहीं होता है एविडेंस एक्ट। बट स्टिल दीज फैक्ट्स कैन बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट, और किए जाते हैं, प्रैक्टिकली किए भी जाते हैं। एंड द थर्ड वन इज द आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर्स के ऊपर भी कभी भी आपका एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, मार्क इट एज इंटरव्यू, कि भी आर्बिट्रेटर पे क्यों नहीं लागू होता। द आर्बिट्रेटर फॉर द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग ही हैज टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओनली बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ही कैन डू अ कॉम्प्रोमाइज। विदाउट फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स or by following the settled laws he cannot decide the matters. He has to go beyond the books, then only it can be decided. This is the reason that it is not applied on the arbitrator proceeding. So the question which becomes from this particular section 1, it applies to whole India, first MCQ. It applies to all the judicial proceedings in or before the court. We will also discuss the difference between court and tribunal later on. It is not applying on the court martials convened under the army, air force, navy, affidavits and arbitrator proceeding. And by एक्ट में नहीं लिखा है, लेकिन एमसीए क्वेश्चन पहले पूछा जा सकता है, जो भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होती हैं, जैसे आपकी कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उन पर भी लागू नहीं होता है। ये आपका कंप्लीट सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहा होगा। सेक्शन 2 को रिपील कर दिया गया था 1938 में, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के बारे में बात करता था। ब्रिटिश इंडिया रहा नहीं, हम लोग तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया था आपका 1935 का, उसके बाद इसकी बात शुरू हुई। 1938 में बहुत सारे एक्ट को रिपील किया गया था, बहुत सारे सेक्शंस को। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आपकी डेफिनेशंस दे रखी हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस है, टोटल 10 डेफिनेशंस आर देयर। इसको हमेशा याद रखें, 10 डेफिनेशंस आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आपके पास दे रखी है वो दे रखी है आपकी, आप सब डायरेक्ट खोल लीजिए, कोर्ट की। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन आपको बताया जाए व्हाट इज कोर्ट। कोर्ट क्या है? कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। जो वर्ड लिखा गया है ना, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, इसको हाईलाइट करके ना इस पर सर्कल बना लें, सर्कल बना लें, एक ब्रैकेट बना लें, इसको हाईलाइट कर दें। आप जिस भी कलर को यूज करते हैं उससे इसको हाईलाइट कर लीजिए। आर्बिट्रेटर कोर्ट के डेफिनेशन में ही नहीं आते हैं। हु आर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक द एविडेंस, उसी को हम कोर्ट कहेंगे। अंडरस्टूड? अब इसके ऊपर एक मेन सा क्वेश्चन फ्रेम करेंगे हम कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल।
that we will do after these definitions. The second definition comes fact. मैं कहता हूँ कि fact is equal to noun, जो हमें पुराने लोगों को 6th क्लास में, नए बच्चों को 2nd क्लास में पढ़ा दिया जाता है. नाउन को नेमिंग वर्ड्स कहते हैं. नेमिंग वर्ड्स मीन वट एवर यू कैन सी, यू कैन फील, दैट इज नाउन. तो वट एवर यू कैन सी दैट इज यू कैन फील द फैक्ट. देयर आर 2 टाइप ऑफ द फैक्ट्स. वन इज अ फिजिकल फैक्ट, जिसको आप छू सकते हो वैसे फैक्ट्स. वन इज द साइकोलॉजिकल फैक्ट, यानी कि जो हमारे अंतर्मन में है. द मेंटल कंडीशंस of which any person is conscious means the person who is having some thoughts, those are also the facts. And कोई भी ऐसी thing, state of thing, relation of thing capable of being perceived by senses, ठीक है, वो क्या है आपकी, that is a physical fact. अब इसमें illustration दे रखे हैं. There are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact. That a man heard or saw something is a fact. That a man said certain words, it is a fact. A man holds certain opinion, it is a fact. And the most important, which is asked in many exams, that a man has a certain reputation is a fact. जो आपका illustration E है fact की definition में, उसके आगे आप स्टार मार्क बना लीजिए MCQ का. Reputation कोई physical fact नहीं है, इट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्ट कि लोगों के दिमाग में आपकी कैसी रेपुटेशन है. अगली टर्म आती है फैक्ट से के बाद रिलीवेंट की दी गई और फैक्ट एंड इशू की. रिलीवेंट मतलब क्या है? मैंने आपको जब आप गोल्डन प्रिंसिपल कहते वही हमने बात की थी कि किसी भी चीज को हम रिलीवेंट क्या कहेंगे कि उससे वो फैक्ट एंड इशू जुड़ा हुआ है. सो एनी फैक्ट इज सेड टू बी रिलीवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर. In any way the ways referred to in the provisions of this act relating to relevancy of the fact. देखो ये भी वो सेक्शन 5 की बात कह रहा है एक तरह से, जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. रिलेवेंसी हम उसी को मानेंगे, ऐसे नहीं कि हम किसी भी तरह से मान लेंगे. सेक्शन 6 से लेके 55 तक जो चीजें गई है वही आपके रिलेवेंट होंगी. अब फैक्ट एंड इशू क्या है? फैक्ट एंड इशू FII, जो FII है आपका फैक्ट एंड इशू, इसका मतलब है जो कोई भी फैक्ट में किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के अधिकार को क्या किया, इन्फ्रिंज कर दिया. इसने कहा कि हाँ भाई मेरे पैसे देने हैं मिस्टर बी को, इन्हें एलिगेशन लगाया 5 लाख रुपए. अब बी कहता है हाँ जी मुझे देने हैं 5 लाख रुपए. क्या कोई फैक्ट एंड इशू हुआ? नहीं हुआ. फैक्ट एंड इशू मीन डिस्प्यूटेड, देयर इज नो डिस्प्यूट, बट ही सेड दैट नहीं मुझे उसके सिर्फ 2 लाख रुपए देने हैं. तो 2 लाख का कोई डिस्प्यूट नहीं, बट 3 लाख का तो डिस्प्यूट बनता है. एंड दैट इज द फैक्ट इन इशू. इट मीन्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी. ये ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको आप मार्क कर लें. इन्हीं से चीजें पूछी जाती हैं आपकी, ठीक है. ये जो वर्ड मैंने आपको बताया है इनको आप हाईलाइट कर लें. देखो इसको किस तरह से करना मैं आपको बता देता हूं. आप ऐसे लिखिए कि सेक्शन 3 में आप डेफिनेशन लिख रहे हो फैक्ट एंड इशू की. अब इस डेफिनेशन में क्या करना है आपको, या लिखिए कोई भी राइट, RT मतलब राइट, शॉर्ट लिखने की कोशिश कीजिए, स्केलेटन नोट्स होते हैं आपके. लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी. अब इन चीजों के, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनके एग्जिस्टेंस के बारे में, इनके नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में, इनके नेचर के बारे में या इनके एक्सटेंट के बारे में बात करने वाले फैक्ट्स को हम फैक्ट इन इशू कहते हैं. देखो भाई किसी का राइट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, उसका नेचर क्या है, उसका एक्सटेंट क्या है. लाइबिलिटी, राइट किसका होगा, प्लेंटिफ का. लाइबिलिटी किसकी होगी, डिफेंडेंट की होगी. डिसेबिलिटी भी होगी, या इनसे जुड़ा कोई भी फैक्ट. ये सब क्या कहलाते हैं, दीज आर दी फैक्ट इन इशू. ठीक है, ये सारे के सारे आपके फैक्ट इन इशू है. नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आप आईपीसी में भी पढ़ते हैं. आई होप आपने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आईपीसी में पढ़ी होगी. अब देखिए डॉक्यूमेंट क्या है.
डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड, कमेंट में बताइए कि आईपीसी में ये कहाँ डिफाइन है, ये आपको बताना है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और डिस्क्राइब अपॉन एनी मार्क्स, आपके लेटर्स, फिगर्स या मार्क्स के द्वारा। जरूरी नहीं कहीं पे मान लीजिए ऐसे निशान बना रखे हैं, उस पर कुछ लिखा है, कोई ऐसी लिपि से आप नहीं पढ़ सकते, दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट। जब कहीं भी लेटर्स के तौर पे, फिगर्स के तौर पे, मार्क्स के तौर पे किसी भी सब्सटेंस के ऊपर कुछ लिखा है इस इंटेंशन से कि वो कुछ बताना चाह रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो क्या होता है आपका, वो आपका डॉक्यूमेंट कहलाता है। राइटिंग क्या है, डॉक्यूमेंट है। कोई आपके जो प्रिंट वर्ड्स आपने प्रिंट कराए वो क्या है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है। लिथोग्राफ्ड है, लिथोग्राफ्ट क्या होते हैं, जो पत्थर के ऊपर आर्ट की जाती है उसे लिथोग्राफ कहते हैं। फोटोग्राफ है, ये भी डॉक्यूमेंट है। मैप है, प्लान है, ये सब क्या डॉक्यूमेंट है। इंस्क्रिप्शन है, क्या है, डॉक्यूमेंट है। आपका कैरिकेचर, ये सब कैरिकेचर क्या होता है, आपने देखा होगा ना, कार्टून जो बनाए जाते हैं वो कैरिकेचर होते हैं। ये सब क्या है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्लियर होगी। कमेंट में कुछ लोगों का आंसर सही है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है सेक्शन 29 ऑफ आईपीसी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देता है। हमेशा कोरिलेट करके पढ़िए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। नाउ वी विल गो टू द डेफिनेशन ऑफ द एविडेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आपकी, एविडेंस। अब एविडेंस की डेफिनेशन में कहा है इसने कि एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, मीन्स एंड इंक्लूड्स यानी कि ये आपकी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। इसका मतलब है ये अपने अंदर इंक्लूड भी करता है। किस चीज को इंक्लूड करता है, पहले जो डेफिनेशन दी गई है वहां पे वो आपकी ओरल एविडेंस की डेफिनेशन है, और आप इससे पहले इस डेफिनेशन को ऐसे नहीं पढ़ा होगा। ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट, अब इन वर्ड्स पे ध्यान देना, PRMITS मैं कैप्स में लिख रहा हूं, परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस। इन रिलेशन टू matters of fact under inquiry, such statements called oral evidence। अब यहां मैंने दो वर्ड्स को क्या किया है, आप देखेंगे तो कैप्स में लिखा है। आपने पहले भी हो सकता है एविडेंस एक्ट पढ़ा हो, लेकिन आप इस चीज को आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा। अब यहां पे बताओ परमिट्स का मतलब क्या होना चाहिए, कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसे कोर्ट परमिट कर रहा है। इट मीन्स जब परमिट का मतलब है कि विटनेस अपने आप कोर्ट में आया और कोर्ट ने उसको परमिट किया है, कोर्ट ने विटनेस को बुलाया नहीं है, विटनेस अपने आप आया है। तो जैसे क्या होता है, प्लेंटिफ जनरली अपना विटनेस लेके जाता है, अब कोर्ट के सामने आ गया, कोर्ट ने नहीं बुलाया उसको, तो कोर्ट उसको क्या करेगा, परमिट करेगा। कोर्ट विल अलाउ हिम, विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट ही कैन नॉट स्पीक, तो उसकी टेस्टिमनी को परमिट करता है कोर्ट। अब आता है एक वर्ड रिक्वायर्स। कभी कभी किसी लॉ पॉइंट पे, किसी फैक्ट पॉइंट पे क्या होता है कि कोर्ट क्या करेगा, भाई किसी एविडेंस विटनेस की जरूरत है, बुलाता है, समन भेज के बुलाया जाता है, उस विटनेस को बुलाओ। तो व्हेन कोर्ट आपको जब बुलाता है थ्रू समन, देन इट इज रिक्वायर्स, कोर्ट नीड यू। सो व्हेन कोर्ट नीड्स यू, दैट इज द रिक्वायर्स, इसी को ओरल एविडेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ते किसके साथ है, ऑलवेज रीड दिस डेफिनेशन, यहां लिख लिया करो, रीड विद सेक्शन 59 एंड 60। ओरल एविडेंस के बारे में वही बात करता है। ठीक है, अंडरस्टूड। यहां तक कोई चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर। जो सेकंड डेफिनेशन है वो हमारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की है। बेरेक्ट सबके पास है, वहां बेरेक्ट में साथ साथ पढ़ना है। ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पहले नहीं था, जब आपका IT एक्ट 2000 आया तब इसको इंसर्ट किया गया।
produced for the inspection of the court, such documents are called documentary evidence. जो डॉक्यूमेंट उसके इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं. रीड विद सेक्शन 60 से 90A तक. अब आप एक चीज देखिए, यहाँ आपने पढ़ा कि ऑल डॉक्यूमेंट्स, और हमें पहले डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दे दी गई. मान लीजिए किसी पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, तो क्या है वो? डॉक्यूमेंट तो वो भी है. तो डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ कागज नहीं समझना है. डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन इसीलिए आपको पहले दी गई है, आईपीसी में भी ये डेफिनेशन है और यहाँ भी है. अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी आते हैं. इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आर द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. सो यहाँ तक आपने एविडेंस की डेफिनेशन होगी. अब इसके आगे 3 डेफिनेशन बचती है, प्रूव, डिस्प्रूव, नॉट प्रूव, एंड एक इंडिया की डेफिनेशन. इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो. और फिर कुछ यहाँ पे इंसर्ट किए गए वर्ड्स. आईटी एक्ट 2000 के बाद सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या होगा, सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट, ये आपके 10 डेफिनेशन से एक्स्ट्रा है इसके अंदर. तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी. तो प्लीज़ मुझे बताइएगा मेल के थ्रू कि आपको चीज़ें कैसी लगी. कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे.